छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है और आज भी सदन में हंगामे के आसार है। मंडल संयोजक भर्ती परीक्षा का आज मुद्दा उठेगा। वित्त मंत्री विभाग से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। विधायक भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले पर ध्यानाकर्षण भी लगाएंगे और 5 विधेयकों को आज पटल पर रखा जाएगा। तो देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है छत्तीसगढ़ में और आज इसका चौथा दिन है। आज भी सदन में हंगामे होने के आसार है। बीते 3 दिनों से लगातार सदन में विपक्ष कई मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है, तो वहीं सरकार भी कई मामलों में अपने जवाब देते नजर आई है। अब आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। मंडल संयोजक भर्ती परीक्षा का आज मुद्दा उठने वाला है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विभाग से जुड़े सवालों के जवाब आज देने वाले हैं। तो विधायक भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले पर ध्यानाकर्षण लगाएंगे। 5 विधेयकों को भी आज पटल पर रखा जा रहा है। तो 14 जुलाई से विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और आज इसका चौथा दिन। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गया। अनमोल, देखिए आज सदन में किन मुद्दों पर हंगामे होने वाले, इस पर आप नजर डालिएगा, इसको विस्तार से बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि आज किस तरह से सरकार की तरफ से जवाब दिए जाएंगे जिन मुद्दों को विपक्ष उठाने वाली है आज। बिल्कुल, देखिए आज आदिम जाति विकास विभाग में सवाल लगे हैं और मंडल संयोजक भर्ती को लेकर सवाल लगाए गए हैं। निश्चित तौर पर इस मुद्दे पर देखिए विपक्ष जो है हंगामा करते हुए नजर आ सकता है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इस भर्ती में जो है कुछ गड़बड़ियां हुई है। इसे लेकर के जो है हंगामे के आसार हैं, क्योंकि बीते 3 दिनों से हमने देखा है कि लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। और दूसरी जो सबसे बड़ी आज कह सकते हैं कि बात रहने वाली है कि भारतमाला परियोजना पर जो है ध्यानाकर्षण लगाएंगे धर्मलाल कौशिक, जो बीजेपी के ही विधायक है। मतलब बीजेपी के ही विधायक जो है अपने ही मंत्री से सवाल पूछेंगे ध्यानाकर्षण लगाकर। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है आज विधानसभा में। इसके अलावा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है निजी विश्वविद्यालय के स्थापना और संचालन का संशोधन विधेयक पेश करेंगे। तो हो सकता है कि देखिए इस विधेयक में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं निजी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए। अब तक कई बार देखिए खबरें आती है कि निजी विश्वविद्यालय कई मनमानी ढंग से काम करते हैं, तो इसको लेकर संशोधन किया जा सकता है। तो इन तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज नजरें रहेंगी। प्रतिज्ञा बिल्कुल अनमोल, लेकिन इस बार ये ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि जब भी विधानसभा की कार्यवाही चलती है तो जो विपक्ष के विधायक है वो तो सवाल करते ही हैं, लेकिन बीजेपी के खुद के विधायक भी कहीं ना कहीं मंत्रियों को घेरते नजर आते हैं। अब बिल्कुल देखिए पहले दिन से ही ये देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के विधायक है वो अपने ही मंत्रियों को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इस सरकार में हमने पहले भी देखा है। जो पिछले विधानसभा सत्र भी हुए थे उसमें भी बीजेपी के ही विधायक ज्यादा हमलावर थे। तो अब देखिए दिलचस्प यही हो गया कि जब अपने ही विधायक अपने मंत्रियों को घेरते हैं तो ये देखना दिलचस्प हो जाता है। हालांकि कल देखिए एक तस्वीर निकल कर आई थी जिसमें चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद किया था। तो ये सुखद तस्वीर भी आती है, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। बिल्कुल, यानी कि तीखी नोकझोंक के बीच एक दूसरे की तारीफें भी हो रही है। जो काम अच्छा कर रही है सरकार उसकी तारीफ भी विपक्ष के विधायक करते नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए अनमोल। और देखिए आज स्वास्थ्य विभाग को नए वाहन मिलने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग को आज नए वाहन मिलेंगे और सीएम विष्णुदेव साय वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है और अंजोर विजन 2047 विमोचन कार्यक्रम भी है आज और सीएम विष्णुदेव साय इस कार्यक्रम में विमोचन करते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित बनाने का संकल्प है और सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार भी कर लिया है और इसी को लेकर आज विमोचन कार्यक्रम भी रखा गया है और इसमें सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करते नजर आएंगे, विमोचन करते नजर आएंगे। तो देखिए आज 2 मुख्य कार्यक्रम रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करेंगे। स्वास्थ्य विभाग को नए वाहन मिलने वाले हैं, इसमें सीएम विष्णुदेव साय पहुंचेंगे और वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ अंजोर विजन 2047 का विमोचन कार्यक्रम भी है, इसमें भी सीएम विष्णुदेव साय शिरकत करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का संकल्प है और इसी को लेकर सरकार ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसका आज विमोचन किया जाएगा। और अब खबर कांकेर से है, जहां विकास के खोखले दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। कीचड़ भरी सड़क पर 4 किलोमीटर तक गर्भवती महिला पैदल चलती रही और 4 किलोमीटर चलने के बाद गर्भवती महिला को एम्बुलेंस मिली है। सड़क पर कीचड़ होने से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और ग्राम पंचायत परतापुर के आश्रित गांव पंडरी पानी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए ये कितनी मार्मिक तस्वीर है, दुखद तस्वीर है कि
विकास की बात हम करते हैं, विकास के दावे करते हैं, लेकिन यही दावे जब ग्रामीण इलाकों में हम जाते हैं तो खोखले साबित होते हैं, दावों की पोल खुलती नजर आती है। कांकेर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। देखिए, ये जो महिला है जिसे 2 से 3 लोग पकड़कर लेकर जा रहे हैं, वो महिला गर्भवती है और 4 किलोमीटर तक ये ऐसी ही पैदल चलती रही है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ तामेश्वर सिन्हा लाइव जुड़ गए। तामेश्वर, विकास के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन अब ये विकास के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। आखिर क्या दिक्कत है यहाँ पर, सड़क क्यों नहीं बन पा रही? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए पूरा मामला जो है परतापुर से पंडरी पानी का है। पंडरी पानी से परतापुर की दूरी जो है 4 किलोमीटर। इस 4 किलोमीटर में जो सड़क है इतने दलदल है कि लोगों का जो है चलना मुश्किल है। उस दिन भी यही हुआ, जो गर्भवती महिला थी उनको जो है एम्बुलेंस चाहिए था, लेकिन कीचड़ भरे रास्ते होने के कारण जो है एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। मजबूरन जो है उस महिला को 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। इस पूरे मामले में अधिकारियों की दलील ये है कि उस गांव की जनसंख्या 100 के आसपास है, इसलिए जो है उस गांव में सड़क नहीं पहुंच सकती, क्योंकि सेक्शंस जो है सड़क बनाने के लिए उनको अनुमति नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर जो है अधिकारी अजीबोगरीब दलील दे रहे हैं, लेकिन लगातार जो है वहाँ ग्रामीण परेशान है। इस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं उनके गांव तक नहीं पहुंच पाती हैं। बिल्कुल अधिकारियों की जो दलील है वो कहीं ना कहीं लोगों को हैरान करती है कि इस तरह की दलील अधिकारी दे रहे हैं। यहाँ पर एक सड़क नहीं है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है, जैसे ये मार्मिक तस्वीर सामने आई है, हो सकता है कभी कोई बड़ा हादसा भी हो जाए। बहुत शुक्रिया तामेश्वर तमाम अपडेट के लिए। इधर अंबिकापुर में इंटरैक्टिव पैनल खरीदी में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जेम पोर्टल से की गई इंटरैक्टिव पैनल की खरीदी और 50 लाख में 5 इंटरैक्टिव पैनल खरीदे गए हैं। आदिवासी विकास विभाग के लिए 10-10 लाख के पैनल खरीदे गए हैं। 86 इंच के जो पैनल है वो बाजार में इसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, जबकि यहाँ पर 10 लाख रुपए में एक पैनल खरीदे गए हैं। तो बड़ी खबर है, अंबिकापुर में इंटरैक्टिव पैनल खरीदी में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। गड़बड़ी का मामला सामने आया है। जेम पोर्टल से इंटरैक्टिव पैनल की खरीदी की गई और बताया जा रहा है कि 50 लाख में 5 इंटरैक्टिव पैनल खरीदे गए हैं, जो बाजार में 1.5 लाख जिसकी कीमत होती है वो 10 लाख में खरीदे गए हैं। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ दिलीप जायसवाल जुड़ गए हैं। दिलीप, अपडेट दीजिएगा, बताइएगा कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इस तरह से मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पहले जग का मामला सामने आता है, अब इंटरैक्टिव पैनल का मामला सामने आता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कल जो जग का मामला जो सामने आया था खूब राजनीतिक सुर्खियों में रहा, और आज अचानक सुबह से देखा जा रहा है कि जो अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उसमें जेम पोर्टल के माध्यम से जो इंटरैक्टिव पैनल की जो खरीदी की गई है उसका अनुबंध पत्र वायरल किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये जो जेम पोर्टल है वहाँ से लगातार जो लोग हैं वो डाउनलोड कर रहे हैं ऐसे जो अनुबंध हुए हैं और इसको वायरल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल इस बात पर यह है कि अगर इस तरीके से अनुबंध किए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उन्हें भी पता है कि आखिर बाजार में कोई सामान अगर 1.5 से 2 लाख रुपए में मिल रहा है तो आखिर वो 10 लाख रुपए में क्यों इंटरैक्टिव पैनल का खरीदी करने के लिए किसी फर्म या किसी कंपनी से अनुबंध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंटरैक्टिव पैनल है क्या इसकी खरीदी कर ली गई है या सिर्फ इसका अनुबंध अधिकारियों ने किया हुआ है। जैसे कल ये सामने आया था जो जग का मामला था कि अनुबंध सिर्फ किया गया था और जब गड़बड़ी का मामला जब सामने आया तो उस अनुबंध को निरस्त कर दिया गया था। तो ठीक इसी तरीके से अब देखने वाली बात होगी कि ये जो इंटरैक्टिव पैनल है क्या वाकई में इसकी भौतिक रूप से खरीदी कर ली गई है या फिर अनुबंध करके छोड़ दिया गया है। लेकिन अगर अनुबंध अब देखना होगा कि इस पर क्या बयान जारी किए जाते हैं और किस तरह से सफाई पेश की जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया दिलीप तमाम अपडेट के लिए। और इधर धमतरी में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। रासायनिक खाद से भरा ट्रक पकड़ा गया है। ट्रक में 600 बैग यूरिया और 10 बैग डीएपी लोड थे। जांच के दौरान दस्तावेज नहीं पाए गए। ओडिशा से खाद की सप्लाई की आशंका है और 36 घंटे के बाद भी राजसात की कार्रवाई नहीं की गई है। जांच अधिकारी ने कलेक्टर जो है वो जांच अधिकारी से नाराज है। एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। तो धमतरी में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए, खाद की किल्लत से एक और किसान परेशान है तो वहीं दूसरी ओर अवैध कालाबाजारी भी धड़ल्ले से चल रही है। ऐसे में धमतरी में कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रासायनिक खाद से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक में 600 बैग यूरिया और 10 बैग डीएपी लोडेड थे। जांच के दौरान कोई दस्तावेज नहीं मिले। ओडिशा से खाद की सप्लाई की आशंका जताई जा रही है। हालांकि 36 घंटे हो चुके हैं लेकिन अब तक राजसात की कार्रवाई नहीं की गई है और ऐसे में कलेक्टर जांच अधिकारी से नाराज है और एसडीएम को जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो देखिए किस तरह से खाद की कालाबाजारी की जा रही है। धमतरी से ये मामला सामने आया है और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अभिषेक फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए एक और किसान खाद की किल्लत से परेशान है, दूसरी ओर कालाबाजारी ऐसे धड़ल्ले से कैसे चल पा रही है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
जी देखिए, ये उड़ीसा जो बॉर्डर कहा जाता है वो तस्करी के नाम से जाना जाता है, चाहे वो गांजा हो या और कहीं और। इस बार कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि 36 घंटा बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई राजसात की कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे जो लगातार अपडेट पूछा जा रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा था। कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और एसडीएम से जांच करवाने की बात उनके द्वारा कही गई है। और लगातार किसानों को जो खाद की किल्लत होती है, लेकिन इस प्रकार से जो कालाबाजारी करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जो मांग लगातार किसान द्वारा की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, और कड़ी कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि घंटों घंटों किसान लाइन में लगे रहते हैं और उसके बाद भी खाद उन्हें नहीं मिल पाता, और ऐसे में अब कालाबाजारी होगी तो किसान कहां जाएंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम अपडेट के लिए। वही देखिए, राजनांदगांव में नशीली दवाइयों के कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 युवक को इस मामले में गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में नशे की दवाइयां भी बरामद की गई है। ओडिशा टीम भेजकर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और कल भी 2 आरोपी राजनांदगांव से पकड़े गए थे। आरोपी ओडिशा से नशीली दवाइयां लेकर आते थे। तो देखिए, बड़ी खबर है, राजनांदगांव में नशीली दवाइयों के कारोबार का खुलासा हुआ है। यहाँ पर पुलिस ने 3 युवकों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है और बड़ी मात्रा में नशे की दवाइयां भी बरामद की गई है। ओडिशा टीम भेजकर आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और कल भी इस मामले में 2 आरोपी राजनांदगांव से पकड़े गए थे। आरोपी ओडिशा से नशीली दवाइयां लाते थे और यहाँ पर नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था। 14 पैकेट नाइट्रोटेन के टैबलेट, जिसमें 1400 गोलियां हैं, जिसके अनुमानित कीमत करीब 11,000 रुपये के आसपास की है। ये जब्त किया गया है और इसे हम तीनों का भी रक्षा में लेकर हम यहाँ को थाना कोतवाली लेके आए थे और जहाँ से इन्होंने अभी माननीय न्यायालय के समय की डिमांड पेश किया है, जहाँ से इन्हें जेल दाखिल किया जा रहा है। जितने भी चाकूबाजी और इस टाइप की घटनाएं हो रही थी, उसमें अमूमन एक बात सामने आ रही थी कि कुछ गोलियों का सेवन करके लोग कर रहे हैं। तो इसी तारीख में 13 तारीख को एक कार्रवाई हुई है और एंड टू एंड के चक्कर में अभी हमने 3 लोगों को उड़ीसा से लाकर भी गिरफ्तार किया है। वही देखिए, भारतमाला परियोजना घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। 6 और आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। जल संसाधन विभाग के 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए गए हैं। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इन्हें पेश किया गया। 2 कर्मचारियों को कोर्ट ने न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है और 4 लोगों को कस्टोडियल रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तार कर्मचारियों ने पेश की थी गलत रिपोर्ट और गलत रिपोर्ट पेश करने के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। भूमि अधिग्रहण और बंटाकन की प्रोसेस में गड़बड़ी थी। अब तक कुल 10 लोगों की मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और 48 करोड़ रुपए का स्कैम बताया जा रहा है। तो देखिए, भारतमाला परियोजना घोटाले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, देखिए, भारतमाला परियोजना घोटाला और इस मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। कहा जा रहा है 6 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 10 की गिरफ्तारी हो गई। कितने और आरोपी इस मामले में हो सकते हैं? बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए लगातार ईओडब्ल्यू जो है कार्रवाई तेज करते जा रही है भारतमाला परियोजना घोटाले में, क्योंकि देखिए बहुत चर्चित ये घोटाला है और इसकी गूंज विधानसभा में भी सुनाई देती है। आज इस पर ध्यानाकर्षण भी लगाया गया है बीजेपी के विधायक धर्मलाल कौशिक के तरफ से। अब देखिए, इसमें 6 नई गिरफ्तारियां हुई हैं और इसमें 2 जो अधिकारी हैं वो जल संसाधन विभाग से जुड़े हुए हैं। अब ये दोनों अधिकारियों पर देखिए आरोप है कि इन्होंने गलत रिपोर्ट पेश किया था। इन्होंने जो भूमि अधिग्रहण और बटांकन की रिपोर्ट थी वो विभाग को गलत दे दी थी, जिसके कारण जो है सरकार को नुकसान हुआ है। इसी वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है और इनके साथ ही 4 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है। मतलब कुल 6 और अभी इसकी संख्या जो है कुल 10 हो गई है। तो 10 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है और देखिए बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, क्योंकि देखिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है रायपुर से विशाखापट्टनम तक और देखिए इसमें जगह जगह पर ये शिकायतें आई हैं कि भूमि अधिग्रहण में, नामांकन में जो है, बटांकन में जो गड़बड़ी सामने आई है, जिससे सरकार को राजस्व का काफी नुकसान हुआ। यही वजह है कि ईओडब्ल्यू जो है लगातार इसकी जांच कर रही है और नए खुलासे हो रहे। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है और इसमें अधिकारी का नाम भी शामिल हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी नजर रहेगी कि इस मामले में और कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं और कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया अनमोल तमाम अपडेट के लिए। इधर एमसीबी में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित हो रही है प्राथमिक शाला। पढ़ाई की जगह बच्चे कैरम खेलते नजर आ रहे हैं। जर्जर भवन होने के चलते आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखिए, शिक्षा विभाग की लापरवाही है और विकास के दावों की पोल भी खुल रही है। जब शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी लापरवाही होगी कि आंगनबाड़ी केंद्र में प्राथमिक शाला के बच्चे जाकर पढ़ाई करेंगे और प्राथमिक शाला की जो कक्षाएं हैं वो आंगनबाड़ी केंद्र में संचालित होंगी, तो सोचिए कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। पढ़ाई की जगह बच्चे कैरम खेलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र में ये बच्चे पढ़ने के लिए पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो प्राथमिक शाला है उसका भवन
पूरी तरह से जर्जर हो चुका है और इसी की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र में प्राथमिक शाला के जितने भी छात्र हैं उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो देखिए, एमसीबी में शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ अविनाश चंद्र फोन कॉल पर जुड़ गए। अविनाश, क्या है पूरा मामला? क्यों यहाँ पर प्राथमिक शाला की मरम्मत नहीं कराई गई, जिस वजह से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं? जी प्रतिज्ञा जी, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब गर्मी की छुट्टी रहता है तो उस समय जो जर्जर भवन रहते हैं उनकी मरम्मत करानी चाहिए थी, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि बरसात के दिनों में जर्जर भवन होने के कारण से बच्चों को जो कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक प्राथमिक शाला है उनके बच्चों को, छात्र जो है वो आज आंगनबाड़ी के एक कक्ष में और उनकी कक्षाएं 5 कक्षाएं लग रही हैं। इस प्रकार से साथ ही वहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं वो भी वहीं पे हैं। और ये सब लापरवाही की यदि बात की जाए तो शिक्षा विभाग की लापरवाही है कि जर्जर भवन को अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है। स्थिति यह है कि आज बच्चे जो हैं वो शिक्षा से कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं पर जब इस विषय को लेकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया गया कल, तो उनके द्वारा कोई फोन नहीं उठाया गया और उसमें कोई जानकारी नहीं दी गई। कुल मिलाकर कहा जा सकता शिक्षा विभाग की लापरवाही ही कहेंगे कि जो जर्जर भवन की ये भारी लापरवाही है। बहुत शुक्रिया अविनाश तमाम अपडेट के लिए। और देखिए, छत्तीसगढ़ में अब स्कूलों में क्लब बनाए जाएंगे। बच्चों में जिम्मेदारी और नेतृत्व क्षमता विकसित की जाएगी। प्रदेश में 3 स्तरों पर ये क्लब बनाए जाएंगे। प्राथमिक, उच्च और प्राथमिक और हायर सेकेंडरी पर ये क्लब बनाए जाएंगे। चुनाव के माध्यम से मंत्रिमंडल का गठन भी किया जाएगा और छात्रों को जिम्मेदारियां बताकर शपथ भी दिलाई जाएंगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब क्लब बनाए जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चों में किस तरह से जिम्मेदारी की भावना हो, नेतृत्व क्षमता कैसे उनकी बढ़े, इसको लेकर ये क्लब बनाए जाएंगे। प्रदेश के 3 स्तरों पर क्लब बनाए जाएंगे। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और हायर सेकेंडरी पर ये क्लब बनाए जाएंगे। इधर रायपुर में सरकारी दफ्तर अब डिजिटलाइज होने वाले हैं। हर विभाग का काम ऑनलाइन होगा। फाइल, नोटशीट समेत सभी काम ऑनलाइन किए जाएंगे और ऑनलाइन ही सभी दस्तावेजों की जानकारी भी दी जाएगी। मंत्रालय में पहले से ही व्यवस्था है और रायपुर जिले के सरकारी दफ्तरों में भी अब यह व्यवस्था लागू होने वाली है। तो देखिए, रायपुर में अब जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सब डिजिटलाइज होने वाले हैं। हर विभाग का काम अब ऑनलाइन होने वाला है। ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। डिजिटलाइजेशन की बात करती है सरकार और ऐसे में अब हर विभाग को, जितने भी सरकारी विभाग हैं उन्हें ऑनलाइन उनका काम कर दिया जा रहा है। फाइल और नोटशीट समेत सभी काम अब ऑनलाइन ही किए जाएंगे। ऑनलाइन ही सभी दस्तावेजों की जानकारी भी मिल जाएगी। मंत्रालय में पहले से ये व्यवस्था है और अब रायपुर जिले के जितने सरकारी दफ्तर हैं वहां पर भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। और देखिए, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने धान की रोपाई की है। सोशल मीडिया पर रोपाई करते हुए तस्वीरें वायरल हो रही हैं। मजदूरों के साथ खेत में बैठकर चाय का आनंद भी लेते नजर आए टंकराम वर्मा। तो देखिए, टंकराम वर्मा ने पोस्ट किया है और अपने पोस्ट में उन्होंने ये लिखा है, आज खेतीहर मजदूर भाइयों एवं बहनों के साथ धान की रोपाई करते हुए हमारी समृद्ध कृषि परंपरा का निर्वहन किया। मेरे जैसे इस प्रदेश का हर एक किसान अपनी मिट्टी, खेत और फसल से अत्यधिक लगाव रखता है और कृषि कार्य करने में सुखद आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है। हम सभी किसानों की फसलें खूब लहलहाएं। मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा से प्रदेश के हर घर आंगन धन्य धान से परिपूर्ण रहे, यही प्रार्थना है। और लास्ट में उन्होंने लिखा है, जय छत्तीसगढ़ महतारी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा की ये अनोखी तस्वीरें सामने आई है। टंकराम वर्मा ने धान की रोपाई की है और सोशल मीडिया पर उन्होंने तस्वीरें भी शेयर की है। मजदूरों के साथ खेत में बैठकर चाय का उन्होंने आनंद भी लिया है। वहीं इधर देखिए, बलरामपुर से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। ये वही हाईवे है जो छत्तीसगढ़ को झारखंड से जोड़ता है, लेकिन इस वक्त इसका हाल कुछ ऐसा है कि पैदल चलना भी यहाँ खतरे से खाली नहीं। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। इस सड़क पर बसें भी चलना बंद कर चुकी हैं, क्योंकि जो वाहन चलते हैं उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ये तस्वीरें हैं बलरामपुर के उस NH 343 की, जो खनिज संपदा से लदे ट्रकों का रास्ता हुआ करता था। लेकिन आज हालात ये हैं कि ट्रक हो, बस हो या आम नागरिक, सबकी मुश्किलें दोगुनी हो गई हैं। बड़े बड़े गड्ढे, धसी हुई सड़कें और टूटी हुई सीमाएं, ये सब मिलकर इस नेशनल हाईवे को मौत का रास्ता बना रही हैं। इस समय की जो ट्रक वाले हैं किस तरह से सड़कों में जूझ रहे हैं और किस तरह से दिक्कत आ रही है। एक ट्रक वाले हैं, भाई साहब से जानेंगे कि क्या स्थिति है सड़क की। सड़क की बहुत गंभीर स्थिति है सर, क्या बताया जाए। चलने में बहुत हालत खराब है। बरसात के मौसम में वाहनों को भी नुकसान हो रहा है, गाड़ी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है सर।
किस टाइप का नुकसान हो रहा है, क्या क्या नुकसान होता है? बड़ा बड़ा गाड़ी काम निकाल रहा है सर, किसी की टायर बोल जा रहा है, किसी का क्राउन खुल जा रहा है, किसी का मेन पट्टा टूट जा रहा है। यहाँ एक बस को देखिए, ड्राइवर कैसे गड्ढों से जूझते हुए बस निकालने की कोशिश कर रहा है। एक गड्ढे पर बस का अगला हिस्सा एक कटे हुए पेड़ से टकरा गया और पीछे का हिस्सा गड्ढे में डैमेज हो गया। यही हाल हर वाहन का है। सड़क का स्थिति तो बहुत अभी खराब हो गया है, बहुत परेशानी हो रहा है। हम झारखंड के हैं, अभी झारखंड जा रहे हैं। आना जाना होता है? आना जाना अक्सर रहता है सर। अभी हम लोग जहाँ 2 घंटा पहुँचे थे, अभी पूरी दिन लग जा रहा है अभी जाने में झारखंड। बड़ी गाड़ी से डर लगता ही है, साथ ही खाई इतना बन चुका है, पता नहीं चल पाता है कि गाड़ी किधर से पार करें। 100 कदम पे एक गड्ढा आपको मिलेगा, इतना जर्जर स्थिति हो चुका है यहाँ का रोड का। लोगों को पहले हर 10 मिनट में बस मिल जाती थी, अब 2-2 घंटे बैठकर इंतजार करना पड़ता है। ऐसे हाल देखकर सवाल ये है कि जो सड़क कभी प्रदेश के विकास की रेखा थी, वो अब जनता की परेशानी की वजह बन चुकी है। क्या प्रशासन जागेगा या लोगों को ऐसे ही रोजाना सड़क से जूझना पड़ेगा? विस्तार न्यूज के लिए दिनेश आयाम की रिपोर्ट। अब खबर सूरजपुर से है, जहां आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गणेशपुर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रात के अंधेरे में समिति के गोदाम से खाद निकाले जा रहे हैं। एक ओर जहां खाद की किल्लत बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर समिति प्रबंधक के मिली भगत से रात 10 बजे पिकअप वाहन में खाद की ढुलाई हो रही है। और सुकमा से अगली खबर है, जहां पर जवानों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों की विस्फोटक सामग्री जवानों ने बरामद कर ली है। नक्सलियों ने जंगल में विस्फोटक छुपा कर रखा था। सुरक्षा बलों पर हमला करने के फिराक में थे नक्सली और 15 किलो अमोनिया नाइट्रेट पाउडर बरामद किया गया है। इसी के साथ डेटोनेटर, जिलेटिन समेत विस्फोटक सामग्री जब्त की गई है। डीआरजी और सीआरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की और इस दौरान नक्सल सामग्री बरामद की गई है। तो सुकमा में जवानों को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं, लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है और इसी बीच नक्सलियों की विस्फोटक सामग्री सुकमा में बरामद की गई है। नक्सलियों ने जंगल में ये विस्फोटक छिपाकर रखे थे और सुरक्षा बलों पर हमले करने के फिराक में थे नक्सली।